जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आगामी 1.5 महीने के बाद आपकी प्रारंभिक परीक्षाएं हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस और मध्य प्रदेश पीसीएस की। इन सभी परीक्षाओं में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से एक प्रश्नों का एक अच्छा खासा हिस्सा शामिल रहता है। और अगर आपसे कोई और सेक्शन, पहले तो गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर गलत भी हो जा रहा है तो कोई और सेक्शन अगर गलत हो जा रहा है तब तक तो क्षम्य है। लेकिन अगर आपसे पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रश्न यदि आपसे गलत हो रहा है तो आप समझिए आप परीक्षा में उतना पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम शुरू कर रहे हैं प्रस्तावना से, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद और वर्तमान में जो प्रस्तावना का जो स्वरूप है, हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों लेकर चलेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में लेकर चलेंगे जिससे कि दोनों मीडियम के अभ्यर्थियों को कोई भी समस्या न हो। ठीक है, अगर हम बात करें प्रीएम्बल 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद और वर्तमान स्वरूप उसका क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो टर्म है इसको हमने दूसरे कलर से यहाँ पे टाइप कर रखा है। इसका मतलब ये है कि ये 42वें संविधान संशोधन में ऐड किए गए हैं। बाकी हुबहू 1976 से पहले, हम ये कह सकते हैं कि 1950 से लेकर 1975 तक के अवधि में इन तीनों को छोड़कर बाकी सारे सेम टू सेम वैसे ही थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। प्रस्तावना आपको याद होना चाहिए क्योंकि कई बार बीच से प्रश्न पूछ लेता है, सीक्वेंसिंग लगाने के लिए पूछ लेता है। वो हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे प्रीवियस ईयर का, जब हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे तो। ठीक है, तो प्रस्तावना ये है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, आपको प्रस्तावना, आपको प्रीएम्बल बिल्कुल याद होना चाहिए। आपका जो भी मीडियम है, जिस मीडियम में आप अच्छे से सुलभ है, आप अच्छे से सहज है, ठीक है, उस मीडियम में आप प्रस्तावना याद कर लीजिए। तो इनके जो टर्म है हम लोग आगे उन पे चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, आप यहाँ पे अभी ध्यान रखिए कि भारत को क्या बनाना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना है, समाजवादी बनाना है, पंथ निरपेक्ष बनाना है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिए आप। ठीक है, न्याय कितने प्रकार की है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की न्याय है, ये ध्यान रखिए आप। ठीक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगर स्वतंत्रता की बात करी जाए, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी जा रही है, तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की जा रही है। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करी जा रही है, 2 प्रकार की। ठीक है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो व्यक्ति की गरिमा करना है, व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखना है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इससे क्या पता चलता है, ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था, जो संविधान था वो अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था और देश को समर्पित किया गया था या आत्मार्पित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, अब इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये ध्यान रखना है 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और अखंडता, ये तीसरा, और अखंडता, ये टर्म जोड़े गए। ठीक है, हम लोग आगे इन पे चर्चा करेंगे। चलिए, अगर हम प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ठीक है, तो ये हमारी जो पीपीटी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम आपको इसका
PDF फॉर्मेट भी भेज देंगे। अगर हम बात करें प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये प्रीएम्बल का जो आइडिया है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो संविधान हमारे जो प्रस्तावना की भाषा है, अगर उसकी बात करें कि वो कहाँ से लिया गया है, तो वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ग्रहण किया गया है। ठीक है, अब प्रीएम्बल है क्या, असल में प्रीएम्बल है क्या, ये क्या है, एक इनॉग्रल स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स द फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये एक इनॉग्रल स्टेटमेंट है, ठीक है, उद्घृत या उद्घाटन जिसको कहते हैं, मतलब शुरुआत है, आमुख है, ठीक है, आमुख वक्तव्य है, जो रिफ्लेक्ट करता है, जो प्रदर्शित करता है, क्या दर्शन को करता है, और लक्ष्य, किसके दर्शन और लक्ष्य को, संविधान के दर्शन और लक्ष्य को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, परिलक्षित करता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम प्रीएम्बल की बात करें, ठीक है, तो यह किस पे बेस्ड है, यह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पे यह बेस्ड है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असल में है क्या, यह है अ रेजोल्यूशन दैट आउटलाइंड द असेंबलीज गोल। ऐसा उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव वह प्रस्ताव है जो कि उस समय जो संविधान सभा थी, संविधान सभा का उद्देश्य क्या है, संविधान सभा का गोल क्या है, उसको आउटलाइन करती है, और ध्यान रखना है कि फिलॉसफी और ऑब्जेक्टिव, यही चीज यहां पे बात की जाए कि हम किस फिलॉसफी पे आगे हम अपने नियम कानून बनाएंगे, किस उद्देश्यों को इन नियम कानूनों के द्वारा किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, उसको क्या करती है, ये उद्देश्य प्रस्ताव आउटलाइन करती है। ठीक है, इट इन्फेसिस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की आइडियाज। ठीक है, इसमें क्या है, संविधान का की आइडियाज है, ठीक है, विचार है, की आइडियाज है, वैचारिक कुंजी है, और क्या है, फिलॉसफी है। ठीक है, अगर हम किसी भी अगर हम संविधान के विद्वान को, जिसने कि भले ही भारतीय संविधान का अध्ययन न किया हो, अगर हम उसे अपने संविधान की प्रीएम्बल उसे प्रस्तुत कर दे, उसे उपलब्ध करा देते, वो अध्ययन के द्वारा, केवल प्रीएम्बल के अध्ययन के द्वारा यह बता देगा कि भारतीय संविधान किन किन बिंदुओं पे काम करेगी, या किन किन बिंदुओं पे काम कर रही है, किन किन बिंदुओं पर उसके अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं, वो इसको आउटलाइन कर देगा। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, और इसको कई बार इसको कॉन्स्टिट्यूशन सोल भी कहा जाता है, संविधान की आत्मा भी कही जाती है। ठीक है, ठाकुर दास भार्गव महोदय ने भी इसको संविधान की आत्मा कहा है। ठाकुर दास भार्गव महोदय ने इसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, और संविधान की मूल आत्मा एम हिदायतुल्लाह जी ने कहा है। ध्यान रखिएगा, ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब बात हुई थी यहाँ पे किससे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बात हुई थी, तो अब हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, 2-3 पॉइंट जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। कब, 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। कब, 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। और संविधान सभा ने इसको स्वीकृत कब किया, तो संविधान सभा इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत करती है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये प्रोवाइडेड द फाउंडेशन फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अभी पहले बात किया, पहले हमें क्या किया, अ रेजोल्यूशन दैट आउटलाइन द असेंबलीज गोल। ठीक है, तो वही चीज यहां पे भी कही जा रही है दूसरे भाषा में। ठीक है, ये क्या करता है, भारतीय संविधान की आधार को यह प्रदान करता है। ठीक है, भारतीय संविधान को के आधार को यह प्रदान करता है, भारतीय संविधान को एक आधार प्रदान करता है कि किस आधार पे संविधान का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगर बात करें प्रीएम्बल के कंपोनेंट्स की, तो हम इसको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, द सोर्सेस ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सोर्सेस ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, ठीक है, इसका हिंदी रूपांतरण है संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, या हिंदी में अगर इसको कहे तो हम भारत के लोग, ये क्या है, संविधान की शक्ति का स्रोत है। मतलब संविधान अपनी शक्ति कहां से प्राप्त करती है, संविधान सभा, तो हम भारत के लोगों से प्राप्त करती है। कैसे प्राप्त करती है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय लोगों के द्वारा ही
उसमें संविधान सभा में प्रतिनिधि चुने गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम भारत के लोग से प्राप्त करती है। अगर ये हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो सेंटेंस है, इसको कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, तो ये यूनाइटेड नेशंस के संविधान से इसको अडॉप्ट किया गया है भारत में, जबकि यूनाइटेड नेशंस ने यूएसए के संविधान से इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब द सोर्सेस ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये कहता है कि इट रिफ्लेक्ट्स दैट द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। यही बात मैंने आपको पहले भी बताई। ठीक है, इट इज अ डेमोक्रेसी इन द ट्रूथ सेंस, मीनिंग दैट इट इज गवर्न्ड बाय, फॉर एंड बाय द पीपल, गवर्न्ड बाय, फॉर एंड बाय द पीपल। ठीक है, तो असल में ये जो हम भारत के लोग हैं, यह क्या है? यह एक मतलब असल मायने में यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को का प्रतीक है, जिसमें यह कहता है हम भारत के लोग। ठीक है, तो हम भारत के लोग क्या कह रहे हैं? हम भारत के लोग कानून भी बना रहे हैं। कानून बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? खुद के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि हम ही बना रहे हैं कानून, और लोकतंत्र यही तो कहता है कि व्यक्ति अपने मामले में, राजनीतिक मामले में क्या होगा, उसका डिसीजन मतलब सर्वोपरि होगा, उसके डिसीजन, प्रत्येक व्यक्ति के डिसीजन को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो अब प्रत्येक व्यक्ति, ये तो डायरेक्ट की बात होगी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति तो नहीं हो सकता, लेकिन उसके प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, भारतीय जो भारत राज्य है, अगर यहाँ पे स्टेट आ गई तो स्टेट पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में स्टेट जो है वो नेशन स्टेट की बात करता है। ठीक है, तो भारत की वस्तु स्थिति क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, तो देखिए क्या होगी, सॉवरेन, संप्रभुता संपन्न, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक, रिपब्लिक, गणराज्य। ठीक है, मैंने वहां पे क्या बोला था आपको कि ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। अब देखिए इन्हीं पे हम लोग बात करेंगे। अब अगर सॉवरेनिटी की बात करें तो सॉवरेनिटी का जो बर्थ है, जो इसका उद्भव है, वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से माना जाता है 1648। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके पहले संप्रभुता को परिभाषित करने का प्रयास नहीं किया गया था, लेकिन सबसे पहली बार वैज्ञानिक रूप से ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में ही संप्रभुता को परिभाषित किया गया था। इसलिए आधुनिक जो है कि परिभाषा सॉवरेनिटी की मानी जाती है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ठीक है, अब ये जो सॉवरेन स्टेट है, कोई अगर संप्रभु राज्य है, तो इसका मतलब क्या है? हैव नॉट अ स्टेट हैव नॉट डिपेंडेंसी और डोमिनियन ऑफ अनदर कंट्री, मतलब किसी भी राज्य पे किसी राज्य का डिपेंड ना होना और उसका उपनिवेश ना होना, डोमिनियन ना होना। ठीक है, ये क्या है? सॉवरेनिटी का मुख्य तत्व है। मतलब कोई भी हायर अथॉरिटी उस पे नहीं होगी। अगर आप डिपेंड नहीं है किसी पे, तो इसका मतलब कोई भी हायर अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप फ्री हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, न केवल आंतरिक बल्कि बाह्य। ठीक है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक, अगर बात किया जाए वेस्टफेलियन सॉवरेनिटी की, तो ये कहता है कि एक्सेप्टेड द इक्वलिटी ऑफ ऑल सॉवरेन नेशन। ठीक है, मतलब वेस्टफेलियन सॉवरेनिटी आइडिया जो है, वो जो भी संप्रभुता संपन्न राज्य हैं, चाहे उनकी स्ट्रेंथ या उनकी क्षमता चाहे जो कुछ भी है, ठीक है, उनमें इक्वलिटी मानता है कि सभी संप्रभुता संपन्न राज्य क्या है? समान है। ये वेस्टफेलियन सॉवरेनिटी आइडिया का मेन जो है कंपोनेंट है, चाहे उनका पावर और साइज कुछ भी हो। चलिए आगे चलते हैं, सोशलिस्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सोशलिस्ट की बात करते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में ऐड किया गया, मतलब कि मूल रूप से यह संविधान में नहीं था। ठीक है, भारत में जो सोशलिज्म का जो रूप है, ये क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, और इसको कई बार डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म भी कहा जाता है। ठीक,
डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वह किस पे बिलीव करता है? मिक्स्ड इकोनॉमी पे बिलीव करता है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब उसमें पब्लिक सेक्टर भी रहेगा और प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा, दोनों का अस्तित्व बना रहेगा। ठीक है, अगर बात किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर जो इंडियन सोशलिज्म का उद्देश्य क्या है, तो वह कहता है कि गरीबी, असमानता, कमजोरी को कम करना। ठीक है, गरीबी, असमानता और कमजोरी को कम करना और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को क्या करना है? बढ़ाना है। ये क्या है? भारतीय समाजवाद का मुख्य लक्ष्य है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है। अगर हम बात करें कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स आर आल्सो रिफ्लेक्टेड इन द डीपीएसपी। ठीक है, भारतीय संविधान में ये जो डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में जो भारतीय संविधान के जो सोशलिस्ट तत्व है वो वहां पे रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना। ठीक है, एक तरीके से वेलफेयर स्टेट बनना उनका उद्देश्य है। चलिए आगे चलते हैं, अब इनको थोड़ा देख लेते हैं किस किस आर्टिकल में बात करी गई है। आर्टिकल 38 में बात करी गई है, आर्टिकल 39 में। ठीक है, विस्तार से हम लोग जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे, लेकिन बस मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। आर्टिकल 39 में बात करी गई 41, 42, 43, 43A, 47, ये सभी जो हैं ये सोशलिज्म को प्रदर्शित करते हैं भारतीय संविधान में। चलिए आगे चलते हैं। सेकुलरिज्म की बात होती है, सेकुलरिज्म की बात करते हैं। बहुत ही भावनात्मक मुद्दा कई बार सेकुलरिज्म बन जाता है भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में, और भारत की जो डेमोग्राफी है, ठीक है, उसके परिदृश्य में कई बार सेकुलरिज्म एक भावनात्मक मुद्दा बन जाता है। लेकिन हम लोग चूंकि संविधान के विद्यार्थी हैं तो हम लोग भावनाओं से इतर हम लोग तथ्यों पे बात करेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भी सेकुलरिज्म जोड़ा गया। ठीक है, अगर हम इंडियन सेकुलरिज्म की बात करें तो इसका जो नोशन है, भाव है, ये वैदिक नोशन है। मतलब धर्म निरपेक्षता। ठीक है, धर्म निरपेक्षता मतलब सेकुलरिज्म को भारत में धर्म निरपेक्षता शब्द से क्या किया जाएगा? वो मतलब उसका हिंदी रूपांतरण किया जाएगा। ये क्या करता है? धर्म निरपेक्षता मतलब स्टेट जो है वो न्यूट्रल रहेगा टुवार्ड्स किसके? रिलीजन के। स्टेट क्या होगा? न्यूट्रल रहेगा। क्या न्यूट्रल का मतलब क्या होगा? तटस्थ रहेगा। ठीक है, तटस्थ रहेगा। इसका मतलब क्या होगा? देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया, मतलब भारतीय गणराज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है। ये क्या है? ये पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नोशन ऑफ या पॉजिटिव सेकुलरिज्म है इंडिया के संदर्भ में। इसका मतलब क्या है कि ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री, चाहे उनकी स्ट्रेंथ कुछ भी हो, उनकी साइज कुछ भी हो, ठीक है, एंजॉय द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। चलिए अब अगर जैसे बात करें, जैसे हज यात्रा, हज सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, हज सब्सिडी दी जाती है, ये सेकुलरिज्म का हिस्सा है। ठीक है, कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमने कहा है कि पॉजिटिव नोशन क्या है कि ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री रिगार्डलेस ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंजॉय द सेम स्टेटस। यहां ध्यान, सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, सरकार तटस्थ है, सभी धर्मों के प्रति उदार है, तटस्थ है। 4 धाम यात्रा के लिए भी सरकार प्रावधान करती है। ठीक है, ध्यान रखिए। हज सब्सिडी भी प्रदान करती है। तो ये क्या है? ये मतलब ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म है इंडिया का। ठीक है, अब कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि सेकुलरिज्म को रिफ्लेक्ट करते हैं अपने अंदर। जैसे आर्टिकल 14 हो गया, सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समता की बात करता है सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे धर्म उनका कुछ भी हो। आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 हो गया, आर्टिकल 25 हो गया, आर्टिकल 26, 27, 28, आर्टिकल 29, 30, ये सभी क्या है? सेकुलरिज्म को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है डेमोक्रेटिक।
अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक मतलब क्या है, लोकतंत्रात्मक। अगर हम बात करें तो जो डेमोक्रेसी होता है वो दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्योर डेमोक्रेसी भी कहते हैं। प्योर डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां प्रत्येक व्यक्ति अगर वहां पे मतलब वहां पे जैसे भारत में क्या है, भारत में वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, ठीक है, लेकिन इनके क्या होते हैं, संविधान सभा में इनके क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। लेकिन जब डायरेक्ट या प्योर डेमोक्रेसी रहेगी तो वहां पे कोई प्रतिनिधि उनका नहीं होता, वहां के सिटीजन्स का, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति देश की राज्य व्यवस्था से संबंधित सभी निर्णयों में प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होते हैं। और अगर हम प्योर डेमोक्रेसी की बात करें तो प्योर डेमोक्रेसी या डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है। अब प्योर डेमोक्रेसी में चार मुख्य चीजें होती हैं, जैसे रेफरेंडम होता है, ठीक है, इनिशिएटिव होता है, रिकॉल होता है, प्लेबेसाइट होता है। ये सब चार महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको हमें याद रखना है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब दूसरा हो गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया में इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो है एग्जीक्यूटिव इज द हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ऑल द पॉलिसीज एक्शन बाय द लेजिस्लेचर। कहने का मतलब ये है कि जो ये रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे, ये अकाउंटेबल होंगे, उत्तरदायी होंगे, किसके लिए, जो भी लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी एक्शन किया जा रहा है, जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वह भी दो प्रकार का होता है मुख्यतः, ठीक है। पहला क्या है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जैसे कि यूएसए में है, वहां पे राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। दूसरा क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया में है। इंडिया में क्या होता है, वहां पे भी राष्ट्रपति का चुनाव, यहां पे भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है, सॉरी, ठीक है। लेकिन यहां पे सर्वे सर्वा प्रेसिडेंस होता है, प्रेसिडेंट होता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में, ठीक है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट केवल नाम मात्र का सर्वे सर्वा होता है, पूरी शक्ति जो होती है मंत्रिपरिषद में निहित होती है, ठीक है, मंत्रिपरिषद में निहित होती है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, रिपब्लिक। आगे जो है रिपब्लिक मतलब क्या, गणराज्य, ठीक। तो एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, मुख्यतः दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि तमाम नेशन स्टेट्स में देखा जाता है। पहला है मोनार्की, इसको राजशाही भी कहते हैं, जो कि ब्रिटेन में पाया जाता है। मतलब वहां पे वंशानुगत शासन होगा, क्या होगा, वंशानुगत शासन होगा, किसका, सम्राट का, या रानी या महारानी या सम्राट या राजा का वंशानुगत शासन होगा, मोनार्की। उनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। रिपब्लिक जैसे कि इंडिया, क्या, इंडिया, यहां पे क्या होता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ये क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। मतलब यहां का जो मुखिया होगा, मोनार्की में मुखिया का चुनाव नहीं होगा, मुखिया वंशानुगत होगा। जबकि रिपब्लिक में क्या है, जो इंडिया में है, इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी कहते हैं। जो इंडिया में है वहां पे क्या होगा, देश के सबसे बड़े मुखिया का चुनाव होगा, देश के सबसे बड़े मुखिया का चुनाव होगा, ठीक है। किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। अब यहाँ पे अब आप ये कह सकते हैं भैया हम तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते, लेकिन भारत में जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आपके बिहाफ पे क्या करते हैं, आगे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, मुखिया का चुनाव करते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब देखिए ये क्या है कि जो ये रिपब्लिक है, द हेड ऑफ द स्टेट ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। अब मोनार्की में कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं रहेगा, जब तक रहेंगे तब तक चलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें रिपब्लिक में, तो जब तक बहुमत रहेगी, जब तक उनकी बहुमत रहेगी, जब तक उनको विश्वास प्राप्त होगा तभी तक रहेंगे। और वैसे क्या होता है, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है, जैसे भारत में क्या है, 5 साल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि रिपब्लिक इंक्लूड्स 2 मोर थिंग्स। क्या करता है, 2 मुख्य चीजें हैं रिपब्लिक को समझने के लिए, गणराज्य क्या है इसको समझने के लिए 2 मुख्य चीजें हैं।
पॉलिटिकल सॉवरेनिटी रेस्ट इन द हैंड ऑफ द पीपल रेदर देन इन द हैंड्स ऑफ द सिंगल इंडिविजुअल सच एज किंग। मतलब जो पॉलिटिकल राजनीतिक संप्रभुता है वह व्यक्तियों में निहित होगी। वह किन में होगी? व्यक्तियों में निहित होगी, नागरिकों में निहित होगी, सिटीजनशिप में निहित होगी, ठीक है, सिटीजन्स में निहित होगी, सॉरी, ठीक है, एक किसी राजा में नहीं, जैसा कि ब्रिटेन में है। दूसरा क्या है कि एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास, किसी भी विशेषाधिकार वर्ग क्या होगा? एब्सेंस होगा, किसी भी विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति होगी। जैसा कि भारत में देखा जाता है, कोई भी व्यक्ति विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है कि नहीं देश का मुखिया केवल उसी परिवार से बनेगा या वही व्यक्ति बनेगा, ठीक है। सभी व्यक्ति, सभी पब्लिक ऑफिस जो हैं, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी व्यक्ति इन द सेंस कि सभी नागरिकों के लिए समान रूप से क्या होंगे? उपलब्ध रहेंगे, समान रूप से उपलब्ध रहेंगे, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भेदभाव के बिना। तो ये दो चीजें हैं कि व्यक्तियों में सत्ता रहेगी, व्यक्तियों में सत्ता रहेगी, और दूसरा सभी व्यक्तियों को समान अवसर होगा कि आप उस सर्वोच्च पद पर जाके सर्वोच्च पद को धारण कर सके। चलिए आगे चलते हैं। द पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो तीसरा कंपोनेंट है वह पर्पज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब देखिए, हमने वहां पे देखा था किस तरीके से जस्टिस की बात करी थी, इक्वलिटी की बात करी थी, लिबर्टी की बात करी थी, उसी चीज को हल्का हल्का थोड़ा देख लेते हैं। जस्टिस, अगर हम जस्टिस की बात करें तो यह रशियन रेवोल्यूशन से इसको लिया गया है, ठीक है। तीन प्रकार की जस्टिस की बात होती है, सोशल जस्टिस की बात होती है, पॉलिटिकल जस्टिस की बात होती है और इकोनॉमिक जस्टिस की बात होती है, ठीक है। अब लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ग्रहण किया गया है 1789, ठीक है। मैं 89 में थोड़ा फंस जाता हूं, 1789 के, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का भावना ग्रहण किया गया है, जबकि न्याय कहां से ग्रहण किया गया है? वो रशियन रेवोल्यूशन से ग्रहण किया गया है, ठीक है। चलिए लिबर्टी, अब कैसी लिबर्टी? कैसी लिबर्टी? तो विचार की लिबर्टी, विचार की, व्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, 5 प्रकार की लिबर्टी होगी। इक्वलिटी किसकी? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगी। किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगी। अब अवसर की जो समता है और प्रतिष्ठा की समता है, ये 3 प्रारूपों में होगी। किसमें? नागरिक प्रारूप मतलब सिविल प्रारूप, पॉलिटिकल प्रारूप और इकोनॉमिक प्रारूप। ये तीनों प्रारूपों में आपको इक्वलिटी ऑफ स्टेटस दिया जाएगा और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको होगी। कोई व्यक्ति चाहे कोई भी उद्यम कर सकता है, जो ऐसा कोई उद्यम नहीं करना है जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, ठीक है। जो सरकार, जिसपे कोई आपत्ति नहीं है सरकार की, आप कोई भी उद्यम कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी नागरिक अधिकार की बात कर सकते हैं, आप किसी भी राजनीतिक संघ का निर्माण कर सकते हैं, ये मतलब समान रूप से, ठीक है। फ्रेटर्निटी, बंधुत्व की बात होती है। तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड यूनिटी ऑफ द नेशन एंड टू इंश्योर, किसके लिए? इंटीग्रिटी के लिए। तो जो बंधुता है वो किसके लिए? डिग्निटी मतलब व्यक्ति की गरिमा को क्या करेगा? व्यक्ति की गरिमा को बचाने के लिए, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने के लिए, और जो नेशन को, भारत को या देश को यूनाइट रखने के लिए, ठीक है, बंधुत्व बढ़ाया जाएगा ताकि क्या रहे? देश अखंडित रहे। देश अखंडित रहे मतलब सभी व्यक्तियों में समरसता की भावना बढ़ाई जाएगी, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान हो और वो भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से वो एकीकृत रहे, जिससे कि देश की एकता और अखंडता बनी रहे, ठीक है। अब अगर बात करें ये जो इंटीग्रिटी शब्द है, ये जो इंटीग्रिटी शब्द है, अखंडता शब्द है और अखंडता वर्ड या कॉन्सेप्ट, इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किया गया है, ठीक है। और अगर हम अंतिम कंपोनेंट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन, इससे क्या पता चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन के एडॉप्टेशन का डेट पता चलता है, ठीक है। कब? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था और आत्मार्पित किया गया था, इससे ये पता चलता है। और लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान में कहीं भी संविधान के लागू होने की तिथि नहीं दी गई है, मतलब प्रस्तावना की मैं बात कर रहा हूं, संविधान
में संविधान को लागू होने की तिथि नहीं दी गई है, बल्कि अंगीकृत अधिनियमन और उसके आत्मार्पण की तिथि दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन क्या है? इसमें हम लोग मुख्यतः 5-6 केस के बारे में पढ़ेंगे मुख्य रूप से। उसमें से कई बार चूंकि ये प्रियम्बल से रिलेटेड है तो उनमें पूछा जा सकता है, सीक्वेंस लगाने के लिए पूछा जाता है, और परीक्षाओं का सबसे प्रिय विषय भी यह रहा है। तो सबसे पहले 1960 में आता है बेरुबारी यूनियन केस, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो प्रियम्बल है यह क्या है? की ऑफ द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो प्रियम्बल है वो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। संविधान निर्माता क्या सोच रहे थे किसी भी विधि को बनाने के लिए, किसी भी आर्टिकल को बनाने के लिए संविधान निर्माता की सोच क्या थी, यह क्या बताता है? प्रियम्बल बताता है, ठीक है। प्रियम्बल माइट बी यूज्ड एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल इन द टर्म एनी आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अनक्लियर। देखिए क्या है? गाइडिंग प्रिंसिपल है, जबकि कोई भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? अनक्लियर है और हैज मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, ठीक है। द्व्यर्थी है या क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, ठीक है, संदिग्ध है, भाषा संदिग्ध है, तो उसके लिए क्या होगी? एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह कार्य करेगी प्रियम्बल। लेकिन बेरुबारी केस में, बेरुबारी यूनियन केस में यह स्वीकार नहीं किया गया, मतलब यह अस्वीकार कर दिया गया कि प्रियम्बल जो है वह संविधान का भाग है। मतलब कहा गया बेरुबारी केस में कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण केस है आईसी गोलकनाथ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस है, वो 1967 में आता है, 1967 में आता है। ये क्या कहता है? यूजफुल इन क्लेरिफाइंग द एम्बिगुअस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। घुमा फिरा के यही बात कह रहे हैं, यही कि जहां पे संविधान की भाषा असंदिग्ध है और द्व्यर्थी है उसको समझने के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस चीज पे ध्यान देना है कि पार्ट नहीं है, यह कहां कहा गया? सबसे पहली बार बेरुबारी केस में कहा गया। आगे प्रश्न यह भी पूछेगा कि सबसे पहली बार किस वाद में किया गया, ठीक है। पार्ट स्वीकार किया गया, तो हम लोग अब उसी वाद के बारे में बात करेंगे। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो बेरुबारी केस में जो ओपिनियन दिया गया था कि वह संविधान का भाग नहीं है, उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट मतलब कि इसने पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि जो प्रियम्बल है वह कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, संविधान का भाग है, ठीक है। यही चीज कहा गया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो प्रियम्बल है न केवल इतना ही कहा, बल्कि यह कहा कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत, आर्टिकल 368 के अंतर्गत यह प्रियम्बल जो है अमेंडमेंट भी उसमें किया जा सकता है, संशोधन भी किया जा सकता है। लेकिन जब हम संशोधन करेंगे, जब हम उसको प्रियम्बल में अमेंडमेंट करेंगे, तो हमको जो है कि बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। तो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को बनाए रखते हुए संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, यह कहा गया केशवानंद भारती मामले में। अच्छा, अब बेसिक स्ट्रक्चर की अगर बात आई है तो बेसिक स्ट्रक्चर को पहली बार केशवानंद भारती मामले में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित नहीं किया गया। तमाम वादों में, तमाम केसों के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करती रहती है, ठीक है। तमाम इसमें बहुत सारे चीज शामिल हैं, इसमें बहुत सारे टर्म, बहुत सारे सिद्धांत इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो केशवानंद भारती मामले में पहली बार एक्सेप्ट किया गया कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी गई, ठीक है। अमेंडमेंट भी किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है चूंकि पार्ट है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को खराब नहीं किया जाना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर बना रहना चाहिए। अब जो इसके बाद चौथा महत्वपूर्ण केस है रघुनाथ राव गणपत राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1993 की, 1993 का रघुनाथ राव गणपत राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये क्या कहता है कि प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर, मतलब प्रियम्बल जो है विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है। ध्यान में रखना है बात को
कि प्रस्तावना जो है विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है और न ही विधायिका को अपनी शक्ति के प्रयोग में क्या करता है, रोकता है। न ही यह प्रोहिबिट करता है कि विधायिका अपनी शक्ति का प्रयोग न करे। ठीक है, तो दो चीजें हैं कि न तो शक्ति का स्रोत है विधायिका के, न ही विधायिका को शक्ति के प्रयोग से रोकता है, ध्यान देना है। ठीक है, और क्या है, फिर वही बात आई गोलकनाथ वाली बात, बेरुबारी माले वाली बात की यह यूजफुल है टू क्लियरिफाइंग द एम्बिगुअस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये की माइंड्स है। ठीक है, की माइंड्स है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है SR बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994 और यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया केस 1995। ठीक है, हमको यहाँ पे ध्यान रखना है क्या, इनका ईयर ध्यान रखना है। कई बार ईयर भी पूछ देता है, कई बार ईयर भी, मतलब आपको एक तरफ यहाँ पे केस दे देगा, ठीक है, और उनसे संबंधित ईयर्स दे देगा। ठीक है, तो इसका हो सकता है आपको क्या करे, मिलान करने के लिए पूछ ले। तो अगर हम SR बम्बई और आपके LIC वाले केस की बात करें तो इन दोनों केसों में क्या स्वीकार किया गया, जो केशवानंद भारती मामले में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रियम्बल जो है, जो प्रस्तावना है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न हिस्सा है, महत्वपूर्ण भाग है। इस पे पुनः इसको क्या कहा गया, इस पे मुहर लगाई गई कि नहीं वो अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उससे दो चीज निकल के सामने आती है। जो तमाम ये जो केस हुए, इन केसों में जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय थे, उससे दो चीज निकल के सामने आते हैं। अच्छा, ये जो पहला तथ्य है ये हम लोगों ने कहाँ देखा था, ये रघुनाथ राव गणपत राव केस में भी हमने ये देखा था। ठीक है, द प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ द पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब न तो संविधान, न तो प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, न ही विधायिका को अपनी शक्ति के प्रयोग करने से वंचित करता है, रोकता है। पहली बात तो वहीं पे हो गई। ठीक है, रघुनाथ राव गणपत राव वाले मामले की। दूसरा जो है कि इट इज नॉन जस्टिएबल, मतलब यह न्याय योग्य नहीं है, यह न्याय योग्य नहीं है, यह वाद योग्य नहीं है। मतलब कि इसके किसी भी प्रावधानों को, इट्स प्रोविजंस आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, मतलब कि इसके किसी भी प्रावधानों को न्यायालय द्वारा क्या नहीं कराया जा सकता, लागू नहीं कराया जा सकता। यह क्या है, यह क्योंकि यह संविधान की फिलॉसफी है, संविधान की फिलॉसफी है और ऐसी अपेक्षा की जाती है संविधान निर्माताओं के द्वारा कि जो हमारा लेजिस्लेचर होगा वो इन्हीं आधारों पे कार्य करेगा। ठीक है, तो ये नॉन जस्टिएबल है, गैर वाद योग्य है, गैर न्याय योग्य है। न्याय योग्य क्यों है, क्योंकि अब चूंकि जस्टिस कहीं होगा, कहीं कोई केस होगा, कहीं वाद विवाद होगी, उस आधार पर न्याय होगा। चूंकि ये जस्टिएबल ही नहीं है, नॉन जस्टिएबल है, मतलब वाद योग्य ही नहीं है, इसका मतलब न्याय योग्य भी नहीं है, और यह इसलिए इन्फोर्सेबल भी नहीं है। इसलिए क्या है, इन्फोर्सेबल भी नहीं है, कोर्ट के द्वारा इसे लागू भी नहीं कराया जा सकता। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रियम्बल्स के अमेंडमेंट की बात आती है। इतना चूंकि हमने उसके बारे में देखा, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रियम्बल में, प्रस्तावना में संशोधन किया गया। ठीक है, पहली बार और आखिरी बार यही है अभी तक वर्तमान में, पहली बार और आखिरी बार 42वां संविधान संशोधन ही हुआ था 1976 में। केवल एक संशोधन हुआ है, इसका मतलब केवल एक बार संशोधन हुआ है। इसमें क्या जोड़े गए थे, 3 टर्म्स जोड़े गए थे, हमने इस पे चर्चा कर ली है। हालांकि फिर से देख लेते हैं एक बार। सोशलिस्ट जोड़ा गया था, सेकुलर जोड़ा गया था, एंड इंटीग्रिटी टर्म को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। कहां, हमारे प्रियम्बल्स में। ठीक है, अब आते हैं, हमने जो अध्ययन किया और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और इसी आधार पे हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। अच्छा, प्रश्नों की संख्या आपको यहाँ पे थोड़ी कम दिखेगी, क्योंकि एक ही बार, चूंकि एक ही मुद्दे या एक ही सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों को कई बार इसने घुमा फिरा कर पूछा है। ठीक है, तो चूंकि जो दोहराव वाले प्रश्न हैं उनको हमने कम कर दिया है, मूल रूप से हमने दोहराव वाले प्रश्नों को एक ही बार शामिल किया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को, तिथि ध्यान रखिएगा,
26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। ठीक है, तो हमने पहले ही देखा था कि वहां पे सोशलिस्ट वर्ड नहीं रहेगा, सेकुलर वर्ड नहीं रहेगा। ठीक है, सेकुलर वर्ड नहीं रहेगा, सोशलिस्ट वर्ड नहीं रहेगा और अखंडता वर्ड नहीं रहेगा। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र था, संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। ठीक है, यह नहीं था। ठीक है, एक मिनट और देख लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व सत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यह था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो यह नहीं था, बी नहीं था, ए था। लेकिन सी जो है संपूर्ण रूप से है, संपूर्ण प्रभुत्व सत्ता संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या प्रभु सत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अ सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ Constitution of India is reflected in which of the following, मतलब जो संविधान, भारत के संविधान निर्माता हैं, उनका मत निम्नलिखित में से किन में प्रदर्शित होता है। ठीक है, द प्रियम्बल, द फंडामेंटल राइट्स, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कहाँ प्रदर्शित होता है, हमने कहाँ देखा था, हमने देखा था ना उद्देशिका में कहा गया था ये बात। ठीक, हम लोग केस का जब अध्ययन कर रहे थे तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बेरुबारी में बात करी गई थी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय आ गया ना, कितने प्रकार के न्याय, मैंने वहां पे आपको काउंट कराया था कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो हमने वहां पे चर्चा कर रखी है 3। तो पहले तो अच्छा, इसको अगर हम पहले तो हमको ये पता है कि इसका उत्तर यही है 3, 5, 2 और 1, इसी क्रम में। अब देखिए, अगर हमको इलिमिनेट करना है तो 3 प्रकार के न्याय की बात होती है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार के जब न्याय की बात होती है तो 3 केवल शुरुआत में इसी में है, तो इसी आधार पे हम एलिमिनेट कर देंगे। और इसके पहले हम लोग शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में इसको पढ़ भी चुके हैं, तो समय क्यों जाया करें आपका भी और अपना। कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन एंड सेकुलर, सही शब्दों को विचारानुक्रम दीजिए। ठीक है, मतलब किस तरीके से प्रस्तावना में इन शब्दों को शामिल किया गया है। तो हमने क्या देखा था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, सी पहले पे आएगा, समाजवादी दूसरे पे आएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। ठीक है, पंथ या धर्मनिरपेक्षात्मक लोकतंत्र बनाने के लिए, ठीक है, तीसरे पे आएगा और ये चौथे पे आएगा। ठीक है, तो बी, CADB, CADB ये सही है, हमारा पहला जो है ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। Which of the following was inserted in the preamble of the Constitution of India through 42 Constitutional Amendment Act। ठीक है, इनमें से कौन सा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ऐड किया गया है या इंसर्ट किया गया है। ठीक है, सॉवरेनिटी, डिग्निटी ऑफ द पर्सन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर एंड प्राइवेसी। तो सोशलिस्ट एंड सेकुलर, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष को क्या किया गया है, ऐड किया गया, इंसर्ट किया गया है। चलिए सी ऑप्शन सही है, प्राइवेसी वर्ड की कहीं बात ही नहीं की गई है प्रस्तावना में। ठीक है, यह भी ध्यान हमको रखना है क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल है, कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है। प्रश्न आपको एक मिलेगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। चलिए ये भी देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। देखिए प्रश्न को किस तरीके से घुमा के पूछा है। ठीक है, बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता। तो ये तीनों थे, लेकिन जो अखंडता है, समाजवादी है और धर्मनिरपेक्षता, इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेकुलरिज्म, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे, 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Which of the following words have been added to the preamble by 42 amendment? ठीक है,
सोशलिस्ट, ग्राम स्वराज, सेकुलर, सॉवरेन। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट के हिसाब से करिए। अब कूट हमको नहीं देखना है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या ऐड किया गया था? सोशलिस्ट किया गया था, पहला होगा। सेकुलरिज्म किया गया था, दूसरा होगा। सॉरी, पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा किस में है? ऑप्शन बी में है, यह सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। चलिए, उद्देशिका के संबंध में तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्तावना अंतोदगत्वा उद्देशिका बना, सही है। ठीक है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, जस्टिएबल नहीं है, हमने अभी देखा था, यह भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, यह गलत है। संशोधन किया जा सकता, हमने देखा था। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं किया जाएगा संशोधन करते समय, अन्यथा जिस सीमा तक बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन किया गया है, ठीक है, उस सीमा तक शून्य कर दिया जाएगा। चलिए, यह ध्यान रखना है। तो संशोधन नहीं किया जा सकता, यह गलत है, किया जा सकता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द या ओवरराइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो यह भी कथन सही है, यह भी कथन सही है। तो केवल 1, 2 और 4 ये सही है। ओनली 1, 2 एंड 4 यह सही है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब संविधान की जो प्रस्तावना है उसका विधिक स्वरूप क्या है? देखिए यह कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यह लागू किया जा सकता है, यह इट इज इन्फोर्सेबल, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, इट मे बी इन्फोर्स्ड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, नन ऑफ द एबव। हमने क्या पढ़ा था? हमने यह पढ़ा था चूंकि यह जस्टिएबल नहीं है इसलिए यह लागू भी नहीं किया जा सकता। एक दूसरे को कोरिलेट करिए। ठीक है, लागू भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो विधिक स्वरूप यही है, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल। चलिए, भारत के संविधान के आमुख, आमुख का मतलब प्रियम्बल या प्रस्तावना या उद्देशिका भी इसको कहते हैं, का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा। निम्न अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर, चलिए चूज द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड। क्या है? चलिए, सामाजिक और जो है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय करना है, बिल्कुल करना है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है, बिल्कुल से। अवसर की समता भी उपलब्ध कराता है, व्यक्ति की गरिमा भी उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सभी चारों ऑल ऑफ द एबव होगा, इसमें ऑल एबव या ऑल ऑफ द एबव सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? इंडिया हैज पीपल्स सॉवरेनिटी बिकॉज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द वर्ड्स। आ गया ना? मतलब भारत में क्या है? लौकिक सार्वभौमिकता है। क्यों है? क्योंकि भारत का संविधान जो है भारत की प्रस्तावना शुरू होती है किससे? किन शब्दों से? प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोक शब्दों से। तो बिल्कुल वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, हम भारत के लोक शब्दों से होता है। यहाँ पे हमने देखा था कि यह कहाँ से लिया गया है, यह यूएन के संविधान से लिया गया है। और यूएन के संविधान में कहाँ से आया है? तो यूएन के संविधान में यूएसए से लिया गया है। ठीक है, हमने चर्चा किया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेकुलर इन इंडिया? सेकुलर टर्म को भारत में सही रूप से प्रदर्शित करने वाला कथन क्या है, या स्टेटमेंट या ऑप्शंस क्या है? भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। मतलब भारत में इंडिया जो है, इंडियन स्टेट क्या है या नेशन स्टेट क्या है? न्यूट्रल है रिलीजन के प्रति। ठीक है, मतलब क्या है? इसका सही उत्तर 4 है, न्यूट्रल है। मतलब कि जो सभी भी धर्म हैं समान स्टेटस का लाभ उठाएंगे, समान स्टेटस को एंजॉय करेंगे। ठीक है, जो सरकार द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है समान रूप से सबको सपोर्ट किया जाएगा। ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है इंडिया में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मैंने आगे क्या मैंने बोला था ना, कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा शब्द है जो मेंशन नहीं है, कहां पे? संविधान की प्रस्तावना में। तो उसमें निजता की बात करी गई थी उस ऑप्शन में, तो वो मेंशन नहीं था। अब इसमें कौन सा है? देखिए, सॉवरेन है, डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है, फेडरल वर्ड नहीं है, संघीय वर्ड नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ये नहीं है इसमें। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ये उसी टाइप का देखिए प्रश्न है, 2 प्रश्न है, हालांकि कई प्रश्न थे लेकिन उसी टाइप के प्रश्न है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे उनके एक ही प्रकार को शामिल किया है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोहराव होता कई बार सिद्धांतों का, ठीक है। तो सोशलिस्ट है, सेकुलर है, सॉवरिन है, पब्लिक वेलफेयर नहीं है, ठीक है। यह भारत चूंकि पब्लिक वेलफेयर स्टेट है, लेकिन पब्लिक वेलफेयर स्टेट जो टर्म है, पब्लिक वेलफेयर टर्म है, वो हमारी प्रियम्बल में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। ये कहाँ, ये आपको डीपीएसपी में देखने को मिलेगा, कहाँ पे? डीपीएसपी में देखने को मिलेगा, ठीक है, जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट, ठीक है, इम्बॉइड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? प्रश्न यह पूछ रहा है। विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। हम लोग क्या पढ़े थे? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 स्वतंत्रताएं थी। तो विचार की स्वतंत्रता है, विचार को प्रकट करने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता भी है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं करता है, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं करता, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ठीक है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा? फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, द प्रियम्बल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अब देखिए, इसमें हम लोगों ने चूंकि संविधान से संबंधित तमाम विद्वानों ने, तमाम संविधानविदों ने क्या बात कही है और तमाम जो है कि प्रस्तावना पे तमाम विद्वानों ने क्या बात कही है, इसका हमने एक अलग से सेशन लिया था, ठीक है। आज जो है उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया। देखिए, अब संविधान की आत्मा किसको डिस्क्राइब किया गया है? तो उद्देशिका को डिस्क्राइब किया गया है। अब हमको 2-3 चीजें देखनी है। यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। लेकिन अगर बिना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मेंशन किए प्रश्न पूछे कि कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो इसका उत्तर होगा उद्देशिका। अब संविधान की आत्मा से भी संबंधित 2 चीजें देख लेते हैं। जो संविधान की आत्मा किसने कहा है? सीधे संविधान की आत्मा कहा है ठाकुरदास भार्गव जी ने, लेकिन संविधान की मूल आत्मा एम हिदायतुल्लाह जी ने कहा है। इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम पहली बार घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुबारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती। बेरुबारी में किया था, हमने देखा था बेरुबारी में किया था, जबकि केशवानंद भारती में सबसे पहली बार यह किया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? इसके पहले हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो अच्छा, अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि अरे इसमें तो वो है ही नहीं केशवानंद भारती केस, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कोहली है, बनाम डॉक्टर कोहली है, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी है, बम्बई बनाम, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया है, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब है। तो अब क्या हुआ? उसके बाद हमने आपको बताया था लास्ट में, एक 1994 और एक 1995 में, SR बम्बई केस 1994, SR बम्बई केस 1994 और LIC ऑफ इंडिया केस, ठीक है, 1995 में। इस बात को स्वीकार किया गया, फिर से स्वीकार किया गया कि जो केशवानंद भारती मामले में जो बात कही गई थी कि उद्देशिका संविधान का भाग है, उसको फिर से स्वीकार किया गया, पुनः स्वीकार किया गया, पुनः मुहर लगाई गई। तो ये बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उसकी व्याख्या की गई है। कहाँ की गई है? कि मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, या संविधान के पाठ में कहीं भी नहीं, ठीक है। तो मूल अधिकारों के अध्याय में की गई है,
ठीक है, की गई है, सही बात है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के भी अध्याय में की गई है, लेकिन सबसे जो सटीक उत्तर है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि मूल अधिकार भी है, इसमें डीपीएसपी भी शामिल किया गया और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को भी शामिल कर लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, बस 2-3 स्लाइड और हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मतलब ये जो कथन दिए गए हैं, कौन सा एक भारतीय सिद्धांत के, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या पार्लियामेंट? तो कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना करती है, क्योंकि हमने पहले ही देखा था क्या वो फाउंडेशन प्रदान करती है। ठीक है, फाउंडेशन प्रदान करती है, फिलॉसफी है संविधान की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था करेगी? देखिए जस्टिस से फिर से वापस से प्रश्न आया, तो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो कौन से 3 प्रकार के न्याय हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। चलिए आगे चलते हैं, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का ठीक है उपबंध किया गया है। ठीक, तो उद्देशिका और मूल अधिकार में आर्थिक न्याय की बात ही नहीं करी गई है। चलिए कट कर गया, उद्देशिका में किया गया है। ठीक है, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ पे किया गया, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार में नहीं किया गया, उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं। तो सबसे अच्छा उत्तर है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। हमने देखा था कि किस तरीके से आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए डीपीएसपी में तमाम प्रावधान किए गए हैं, हमने देखा था आगे। ठीक है, तो जो अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, द प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्या है? मतलब भारत के संविधान की उद्देशिका है, संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान, ये देखिए ये सही है, भाग है। ठीक है, संविधान का भाग नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग, ये भी गलत है। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, ये बिल्कुल सही कथन है, मतलब एप्रोप्रिएट कथन। ये देखिए आप ये पढ़ेंगे, संविधान का भाग है, ये भी है संविधान का भाग है, कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, इसमें भी है कि उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, लेकिन इस स्टेटमेंट को और खोल दिया है ये कहके किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर, किसके? संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर, जो उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारी ये जो प्रियम्बल से संबंधित सेशन था महत्वपूर्ण, हम लोगों ने इसमें केसेस को देखा, किस तरीके से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विकास हुआ संविधान में। ठीक है, कहां से विचारधारा ग्रहण किया गया, कहां से भाषा ग्रहण किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बात किया, किस वाद में क्या बात कही गई, उससे संबंधित जो है तमाम जो संविधान के जो टर्मिनोलॉजी है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया और उससे संबंधित तमाम एमसीक्यूज को भी हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यूज की ये जो श्रृंखला है ये चलती रहेगी। और एक बार मैं फिर से कह दूं कि किसी सेक्शन में जीएस के किसी सेक्शन में गलती हो गई किसी कारणवश, पहले तो होनी नहीं चाहिए, अगर हो गई तो वो तो जो है क्षम्य है, लेकिन अगर आप पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में पर आप गलती करते हैं तो वो अक्षम्य है, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन गलत करेंगे ना आप उतने नंबर पीछे जाएंगे, आपकी सफलता के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे, क्योंकि पॉलिटी ऐसा सेक्शन है जिसमें से यह माना जाता है कि अधिकांश लोग ये सही करके आते हैं। ठीक है, चलिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।